अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सॉरी कहूँगा एक हफ़्ते ब्रेक के लिए। उसकी वजह ये थी कि मेरे ओरल इन्फेक्शन की वजह से, जिंजटिवाइटिस की वजह से हाइपर सलाइवेशन और टंग में थोड़ी सी इंजरी थी, जिसकी वजह से मैं ऑफलाइन क्लास तो मैनेज कर सका, लेकिन ऑनलाइन क्लास में चूँकि आप हाइपर सलाइवेशन की वजह से सलाइवा को बार बार साफ़ करते हो तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मुझे एक हफ़्ते की ब्रेक लेनी पड़ी ओरल इन्फेक्शन की वजह से। हमने सीरीज़ शुरू किया हुआ था टेक्निक्स इन बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का, और उसी कनेक्शन का आज टेक्निक नंबर 6 हम पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत बड़ी टेक्निक भी है। बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये छोटी सी एक टेक्निक दी हुई है, कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 किस्में दी हुई है, और मेरी भी कोशिश होगी कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हम उन्हीं 2 किस्मों पर फोकस करें जो हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर मौजूद हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है, आइए समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी का जो वर्ड है, इसको अगर हम बाइसेक्ट करें, क्रोम मीन कलर, ग्राफी मीन टू राइट या टू एनालाइज या टू सेपरेट। इस टेक्निक को हम डिफाइन कर रहे हैं, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल इन अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी एंड केमिकल अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। हम जब मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं तो उस सेपरेशन के लिए हम कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और सेपरेशन के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, जो सरफेस हम इस्तेमाल करते हैं, उस सरफेस को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी का नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह यह है कि सबसे पहले ये टेक्निक प्लांट के लीफ के अंदर जो कलर्ड पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल, केराटिनाइड, ज़ंतोफिल, उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया इस टेक्निक को, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। इसका यह मतलब नहीं है कि इस टेक्निक को आप सिर्फ कलर्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इस टेक्निक को आप नॉन कलरलेस मॉलिक्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा, जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इसलिए पड़ा कि सबसे पहले यह टेक्निक कलर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, ज़ंतोफिल, इन पिगमेंट्स को जो लीफ में होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए यह टेक्निक इस्तेमाल हुई, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। लेकिन इसको आप कलरलेस मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं दोबारा। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल है। आपने साइटोप्लाज्म को, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर किया, आपके पास साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, और आप चाहते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सेपरेट हो, और ज़रूरी नहीं कि ये सारे मॉलिक्यूल चार्ज हो। अगर चार्ज मॉलिक्यूल है तो फिर तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल चार्ज नहीं है और मिक्सचर के अंदर मौजूद है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और यार्ड स्टिक किया है क्यों मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे क्रोमेटोग्राफी में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी, केमिकल अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। ये जो पॉइंट है इसको हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, अभी ये मुश्किल है डेफिनेशन से इसको समझना। मिक्सचर के अंदर जब मॉलिक्यूल होते हैं, आपने लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाया, आपने लीफ को क्रश किया, उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, उससे सॉलिड मटेरियल आपने रिमूव किया, आपके पास लिक्विड मिक्सचर रह गया, उसमें से आप मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली क्लोरोफिल, ज़ंतोफिल, ये पिगमेंट सेपरेट करते हो, या आपने साइटोप्लाज्म आपके पास मिक्सचर में मौजूद है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं, आप उन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हो। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्यों सेपरेट होंगे, क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट होगी जब ये किसी सरफेस के थ्रू मूव करेंगे, और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और स्पीड क्यों डिफरेंट होगी, स्पीड इसलिए डिफरेंट होगी कि मॉलिक्यूल का साइज, डेंसिटी एंड केमिकल अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज में फ़र्क होगा, और जब फ़र्क होगा तो स्पीड मुख्तलिफ होगी, और जब स्पीड मुख्तलिफ होगी तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्रोमेटोग्राफी की 2 बड़ी किस्में भी हैं, टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ऑब्जेक्टिव्स क्या मकासद क्या है, टू एनालाइज द मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी का एक मकसद तो ये भी होता है कि आप जान सको कि मेरे पास जो मिक्सचर है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, प्रोटीन कौन से हैं, अमीनो एसिड कौन कौन सा अमीनो एसिड है, फैटी एसिड कौन से हैं। इस तरह का एनालिसिस जब आप करते हो तो इसको हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और उस केस में हम मिक्सचर को एनालाइट का नाम देके हम देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी का दूसरा मकसद जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, वो मकसद है प्योरीफिकेशन ऑफ द मिक्सचर, कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट
करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो आपको अलग अलग मिल जाए। इस मकसद के लिए हम प्यूरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं ताकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो हम सेपरेट कर सकें। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रोमेटोग्राफी के। क्रोमेटोग्राफी में अब हम समझते हैं स्टेशनरी फेस को। क्यों ये पहले हम क्यों ये समझ रहे हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी की दो किस्में जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है वो दो किस्में इस स्टेशनरी फेस की बुनियाद पर है। वो स्टेशनरी फेस क्या है समझते हैं हम। स्टेशनरी फेस द सरफेस used to separate molecules of the mixture। मिक्सचर के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम जो सरफेस यूज करते हैं उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। और ये स्टेशनरी फेस को हम स्टेशनरी फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि मिक्सचर मूव करेगा, मिक्सचर को हम मोबाइल फेस कहते हैं। और जो फेज है वो स्टेशनरी साकन होगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी का उर्दू मीनिंग है साकन, रुका हुआ, जो मूव नहीं कर रहा। मूव किसने करना है, मूव करना है मिक्सचर ने। इसलिए हम मिक्सचर को कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस हैं, एक तो आपने देखा स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। मोबाइल फेज या दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ एनालाइट। मोबाइल फेज को हम डिफाइन करते हैं द मिक्सचर दैट मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज। जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल जिनको आप सेपरेट करना चाहते हैं वो मिक्सचर के अंदर है। आपने मिक्सचर को मूव कराना है स्टेशनरी फेस के ऊपर या स्टेशनरी फेस के थ्रू। तो जब मिक्सचर मूव करेगा तो मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड की वजह से, डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से सेपरेट होंगे। तो इसलिए मिक्सचर को हम कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल मीन मुतहरिक, जो हरकत करे, जो मूव करे, मुतहरिक फेज। तो ये दो फेजेस का आगे आपको जिक्र आएगा। अब स्टेशनरी फेज मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ये फेज पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, ये फेज सिलिका जेल भी हो सकता है, ये फेज कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। स्टेशनरी फेज पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, सिलिका जेल भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। और स्टेशनरी फेज अगेन हम देखते हैं कि वो फेज जो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो और ये मूव ना करे। मूव किसने करना है, मिक्सचर ने, इसलिए मिक्सचर को हम कहते हैं मोबाइल फेज। अब स्टेशनरी फेज के बेस पर, स्टेशनरी फेज के बेस पर क्रोमेटोग्राफी के दो बड़े अकसाम हैं, टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम समझने की कोशिश करते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के एक टाइप को हम कहते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी की जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी ये मैं क्लियरिफाई कर दूं कि हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी गलत है। क्रोमेटोग्राफी को उसने दो डायरेक्ट किस्में ली हुई है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऐसा नहीं है, क्रोमेटोग्राफी की दो किस्में हैं, प्लेनर एंड कॉलम। पर प्लेनर के अंदर दो टाइप्स है, तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी।
पहले हम समझते हैं कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, in which the stationary phase is on a plane surface. Is placed on a plane surface. प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की वो किस्म है जिसमें हम स्टेशनरी फेस को एक प्लेन सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं, या स्टेशनरी फेस बजाते खुद एक प्लेन सरफेस होता है, इसको हम प्लेनर। अदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम किस तरह डिफाइन करते हैं? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच the stationary phase is placed in a vertical column tube। ये वो क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम जो स्टेशनरी फेज है उसको हम वर्टिकल ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर हम प्लेस करते हैं, तो इसलिए इसको कॉलम, वर्टिकल मीन कॉलम, तो इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जब स्टेशनरी फेज एक प्लेन के ऊपर रखे हुए हो या बजाते खुद स्टेशनरी फेज एक प्लेन सरफेस हो। ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी दो किस्में हैं। फिर याद रखें, मैंने पहले भी बताया था कि क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक पर लिमिटेड रहेंगे। वहाँ पर जो दो किस्में दी हुई है उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन ये मैंने करेक्शन के लिए दो टाइप्स लिखी, क्योंकि बुक में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम, ये इस तरह नहीं है। क्लासिफिकेशन इस तरह है, प्लेनर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की दो किस्में हैं। एक किस्म को हम कहते हैं, जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पर, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और एक को हम कहते हैं 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। याद रखें, ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज। ये आप इसके साथ लेके, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेशनरी फेस, के स्टेशनरी फेस को आपने किस तरह रखा हुआ है, किस प्लेन में रखा हुआ है, इस बेस पर यह क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की दो केस में है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेस, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ 2 टाइप्स। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है? पीस ऑफ पेपर, क्योंकि सेलुलोस पेपर भी हो सकता है, प्योर सेलुलोस पेपर जो हम डेली लाइफ में नॉर्मल जो पेपर कागज इस्तेमाल करते हैं। 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज, तीन लेयर ऑफ सिलिका जेल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सिलिका जेल का 3 लेयर हो सकता है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपल पेपर, सेलुलोज पेपर स्टेशनरी फेज हम इस्तेमाल करते हैं। और 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये 3 सिलिका लेयर भी हो सकता है, सिलिका जेल का 3 लेयर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की 3 लेयर हो सकती है। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम सेपरेट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी
और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में हम आगे देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम अलग से देखेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने क्या कहा कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोम मीन कलर, ग्राफी मीन टू राइट, टू एनालाइज और टू सेपरेट। नाम क्यों दिया गया कि क्रोम का मतलब कलर, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले इस्तेमाल हुई कलर पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। हालांकि मैंने बताया कि इसको आप कलरलेस मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निक की हमने डेफिनेशन की, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स इन अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी एंड केमिकल अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। इसमें कुछ चीज़ें जो है ये आपको जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ आएगी, अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रोमेटोग्राफी के, हमने बताया कि एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मिक्सचर को एनालाइज करें कि मिक्सचर के कंपोनेंट कौन से हैं। नंबर 2 कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करें, हमें मॉलिक्यूल अलग अलग चाहिए होते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, वो सरफेस जो आप मिक्सचर के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का इस्तेमाल करो, और उसको स्टेशनरी क्यों कहेंगे कि वो साकेंद रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट क्या करेगा, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, सिलिका जेल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। मोबाइल फेज आर एनालाइट, ये वो मिक्सचर है जिसके अंदर आपके डिजायर्ड मॉलिक्यूल है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, वो है। इसको हम मोबाइल फेज इसलिए कहते हैं कि हमने इस मिक्सचर को मूव कराना है एक सरफेस के थ्रू, स्टेशनरी सरफेस के थ्रू, स्टेशनरी फेज के थ्रू, ताकि मॉलिक्यूल सेपरेट हो। मॉलिक्यूल क्यों सेपरेट हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल की जब स्टेशनरी फेज के थ्रू मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो उनकी स्पीड मुख्तलिफ होगी, वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी। और स्पीड क्यों मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी एंड केमिकल अफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। ये समझते हैं हम, प्रोसीजर पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर हम पढ़ते हैं पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी की। इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हम एक बहुत सादा सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लीफ है, प्लांट का लीफ। इस लीफ को आपने क्रश किया, इसका एक्सट्रैक्ट बनाया, एक्सट्रैक्ट में अपने इसका जूस बनाया, उसको फिल्टर किया, सॉलिड जो मटेरियल है उसको रिमूव किया और एक फिल्ट्रेट बनाया। और अब ये फिल्ट्रेट आपके पास एक बीकर के अंदर मौजूद है। इस बीकर में आपके पास वाटर है जिसमें लीफ के जो कंपोनेंट है, क्लोरोप्लास्ट के जो कंपोनेंट, जो पिगमेंट है, वो मिक्स्ड है। और अब आप चाहते हो कि ये जो पिगमेंट है जो लीफ के अंदर मौजूद है ये आपको अलग अलग से मिल जाए। बीकर के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको हमने एक नाम दिया मिक्सचर का, या इसको हम एनालाइड भी कहते हैं, या इसको हम मोबाइल फेज भी कहेंगे, क्योंकि ये मूव करेगा स्टेशनरी फेज के थ्रू, पेपर के थ्रू, जो कि इस केस में पेपर है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा कि इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो एक पीस ऑफ पेपर होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर है इसको हम एक ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, एक ऐसे ट्यूब के अंदर जिसमें यहाँ पर आउटलेट होगा, जिसमें हम एक पीस ऑफ पेपर को फिक्स करेंगे। एक पीस ऑफ पेपर, और पेपर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेस। Because it is not moving. The only thing that will move through the paper is the mixture. That is why it is called as mobile phase. तो ये जो मिक्सचर है आपने इसको यहाँ पर, ये जो कंपोनेंट है ये वाटर में डिजॉल्व है। ये मैं डिफरेंट कलर के मार्कर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमने इस एग्जांपल में लीफ ली हुई है, तो लीफ में कलर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, ज़ांथोफिल,
हम इसको इन पिगमेंट को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू। किस तरह से सेपरेट करेंगे? ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इसलिए है कि ये पेपर हमने प्लेन रखा हुआ है, प्लेन सरफेस के ऊपर, और इस पेपर के अंदर वाटर मूव करेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से। और जब वाटर मूव करेगा तो वाटर के अंदर जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पिगमेंट्स है, वो भी मूव करेंगे। पेपर के नीचे हम रखते हैं बीकर को। हर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट हासिल करने के लिए आपने एक बीकर रखना है। तो ये जो वाटर है ये कैपिलरी एक्शन की वजह से इस पेपर के अंदर मूव करेगा। अगर आपने अपसाइड डाउन रखा हुआ है तो ग्रेविटी की वजह से तेज मूवमेंट होगी। अगर आपने प्लेन सरफेस पर भी रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, फिर भी मूवमेंट होगी, क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये एडहेशन की वजह से पेपर या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होती है और आगे जाती है। इस मूवमेंट को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो वाटर मूव करेगा नीचे की तरफ, और जब वाटर मूव करेगा तो वाटर के अंदर जो सब्सटेंसेस है, जो पिगमेंट्स है, जो डिजॉल्व है, वो भी आगे मूव करेंगे। अब जैसे ये सब्सटेंसेस मूव करेंगे तो ये सब्सटेंसेस जो है, जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। फॉर एग्जांपल हम ये अगर आपके पास मिक्सचर में कलर्ड मॉलिक्यूल है तो आप ये देख पाएंगे, ये देख सकेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि ग्रीन कलर, और ये ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल क्या होगी? क्लोरोफिल। इसके बीच में आपको पिगमेंट मिलेंगे जिसको हम कहते हैं केराटिन, और आगे आपको सबसे आगे मिलेगा ज़ांथोफिल। अगर आप इसको नंबर देना चाहें तो 1 2 3। अब जब वाटर पेपर के अंदर मूव कर रहा है, पेपर तो स्टेशनरी है, मिक्सचर मूव कर रहा है, तो जिस मॉलिक्यूल का साइज सबसे कम है वो सबसे आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस मॉलिक्यूल को पेपर के जो कंपोनेंट्स है वो रेजिस्टेंस कम दे रहे हैं। ये तो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है कि अगर रश के अंदर, वो ट्रैफिक जाम के अंदर कोई बड़ी गाड़ी है तो वो आसानी से नहीं निकल सकती, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। अगर कोई बाइक है या बाइसिकल है या कोई पैदल जा रहा है तो वो रश से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ कम है, उसको रेजिस्टेंस कम है। तो ये सिंपल लॉजिक है यहाँ पर भी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर दूर इसलिए आया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, इसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ कम है, डेंसिटी ज़्यादा है। और जब साइज़ कम होगी तो डेंसिटी भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। केराटिन जो मॉलिक्यूल है ये ज़ांथोफिल के मुकाबले में साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए ये दूसरे नंबर पे। और क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट है, जो साइज़ में इन सबसे बड़ा है, वो सबसे पीछे रह जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल सेपरेट हुए, तो मॉलिक्यूल सेपरेट क्यों हुए? मॉलिक्यूल्स हैव different velocity due to different नंबर 1 साइज। लार्जर साइज, स्लोअर स्पीड, स्लोअर वेलोसिटी। जितना मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसको पेपर की तरफ से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, पेपर के जो कंपोनेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो वो स्लो मूव करेगा। नंबर 2 फैक्टर, एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, वाइस वर्सा, यानी जितना मॉलिक्यूल का साइज कम है उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। नंबर 2 डेंसिटी, greater density, faster speed, faster velocity। जितना मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो सबसे आगे जाएगा। अब आप इस कलर के अंदर जो यूजुअली ये कलर जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं ये क्लियर होती है, या मुस्तैद केस में ये पेपर ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो ये कलर आप देख भी सकते हो। अगर आप लीफ का एक्सट्रैक्ट मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हो तो आप
इन कलर्स को आप पेपर के अंदर नेकेड आई से भी देख सकते हो कि ये कलर जो कंपोनेंट है ये आपको सेपरेट सेपरेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सेपरेट हो रहे हैं। नंबर 3 फैक्टर जिसको अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अफिनिटी, केमिकल अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज। अब ये जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ऊपर के दोनों जो प्रॉपर्टी हमने पढ़े ये आप जरा देखें कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, साइज एंड डेंसिटी। ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाली ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ये मॉलिक्यूल के केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। तो केमिकल अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, ग्रेटर अट्रैक्शन, स्लोअर वेलोसिटी। जितना किसी मॉलिक्यूल का सरफेस के साथ केमिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, केमिकल अट्रैक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज के कंपोनेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारेगा और उसकी स्पीड स्लो होगी और वो पीछे रह जाएगा। और जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज के साथ कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल अफिनिटी नहीं रखता तो वो आगे आएगा, सबसे तेज़ आएगा, सबसे आगे आएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अगर स्टेशनरी फेज पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल वहाँ पर कुछ देर के लिए फंस जाएगा, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल पीछे रह जाएगा और जो मॉलिक्यूल इनर्ट है पेपर के लिए तो वो आगे आएगा, स्टेशनरी फेज के लिए जो इनर्ट है वो आगे आएगा। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जिसमें से 2 फिजिकल हैं और ये आप देखें कि ये वाली आखिरी जो प्रॉपर्टी है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बेस पर आपने इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट थे उनको सेपरेट किया। क्रोमेटोग्राफी की दूसरी जो किस्म जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी में कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोसीजर वही है और क्राइटेरिया भी वही है और जो सेपरेशन के लिए जो बेसिस है, यार्डस्टिक है, वो भी यही 3 ही है। फ़र्क है किस चीज़ का, ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज। कि स्टेशनरी फेज को आपने प्लेन रखा हुआ है या वर्टिकल रखा हुआ है ट्यूब के अंदर। तो ये क्रोमेटोग्राफी कौन सी है कि इसमें स्टेशनरी फेज इन अ वर्टिकल कॉलम ट्यूब, और यहाँ पर स्टेशनरी फेज और सिलिका जेल हो मोस्ट ऑफ द केसेस, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज यहाँ पर भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सिलिका जेल। जेल का मतलब सीमी सॉलिड। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सीमी सॉलिड मटेरियल होता है और इस स्टेशनरी फेज से हम ट्यूब को फिल करते हैं। ट्यूब में एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। आउटलेट पर हम स्टॉपर लगाते हैं ताकि हम इसको बवक्त ज़रूरत खोल सके और बंद कर सके। ये स्टॉपर है। देखिए कॉलम ट्यूब, और इस कॉलम ट्यूब में मान लीजिए कि हमने एक सेमी सॉलिड जेल रखा हुआ है, सेमी सॉलिड सिलिका जेल है, और ये इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने इसको बार बार कहा स्टेशनरी फेज बिकॉज इट विल नॉट मूव, द ओनली थिंग दैट विल मूव इज अ मिक्सचर। अब यहां से हम मिक्सचर को पोर इन करते हैं इस ट्यूब के अंदर। अब इस मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है जो वाटर में डिजॉल्व है,
और हम चाहते हैं कि ये कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो। तो जब ये वाटर इस जेल के अंदर मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स जो है, मिक्सचर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। बेसिस वही 3 है, क्यों सेपरेट होंगे? क्योंकि साइज डिफरेंट होगी, डेंसिटी डिफरेंट होगी और केमिकल एफिनिटी विद द सरफेस डिफरेंट होगी। इसकी वजह से आप देखेंगे कि उसी तरह नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो साइज में सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे होगा। ये ट्यूब जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आपका मिक्सचर कलर्ड है तो आप कलर को देख पाएंगे इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लीफ का एक्सट्रैक्ट है तो सबसे ऊपर जो आपको कलर नजर आएगा वो क्लोरोफिल का होगा। इसके बाद उसी स्कीम के अंदर आप देखिए नंबर 2 पे आपके पास केराटिन और सबसे पहले जो जाएगा वो ज़ांथोफिल। हमने ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत कर दी, इनफैक्ट उल्टी कर दी है। या से अगर आप देखें तो 1, 2 एंड 3 और ये मॉलिक्यूल सेपरेट हुए। अब आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक बीकर रखोगे और सबसे पहले आप स्टॉपर खोलोगे तो सबसे पहले वाटर के में डिजॉल्व जो पिगमेंट आएगा वो क्या होगा? ज़ांथोफिल, और ये सेपरेट होगा। इस बीकर को आप रिमूव करोगे, स्टॉपर आप बंद करोगे, आप देख पा रहे हो कि केराटिन आ रहा है। तो जब केराटिन आउटलेट तक पहुंच जाएगा तो आप स्टॉपर दोबारा खोलोगे, नीचे आपने दूसरा बीकर रखा होगा, आप उसमें केराटिन कलेक्ट करोगे, फिर स्टॉपर बंद करोगे, फिर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर आ रहा है तो आप नया बीकर लेकर आओगे, स्टॉपर खोलोगे और क्लोरोफिल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हालत में इस बीकर के अंदर जाएगा। इस तरह से आपने प्लांट के लीफ के अंदर 3 पिगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट किया, साइज, डेंसिटी और केमिकल अफिनिटी के बेस के ऊपर। यहीं पर भी आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से आप पेपर काट भी सकते हो। आपको ये 3 अलग अलग चाहिए। क्रोमेटोग्राफी का दूसरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपको कंपोनेंट अलग चाहिए। या तो आप वेट करो कि ये जो कलर है यहाँ पर आ जाए वाटर के साथ, तो आप ये बीकर रिमूव करो, दूसरा बीकर लाओ, ये कलर आ जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। और या आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से आप पेपर को 3 टुकड़ों में काट दो, ये टुकड़ा एक बीकर में डालो वाटर में, ये टुकड़ा दूसरे में, ये तीसरे में। इस तरह से पिगमेंट आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। कल हम इंशाल्लाह एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक पढ़ेंगे माइक्रोमीटर की। तो मिलते हैं कल माइक्रोमीटर की टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।